चुनावी बजट है, 140 करोड़ भारतीयों का नहीं है, भारत के भविष्य का नहीं है, बल्कि उन राज्यों के लिए होता है जहां या तो चुनाव हो रहे हो या होने वाले हो। इसीलिए शायद वन नेशन वन इलेक्शन का चल रहा है। हाँ वो तो प्रैक्टिकल नहीं है, कैसे लागू करेंगे जब तक हाउस जो है डिसॉल्व ना हो, 5 साल तक उसका प्रोविजन ना हो, तब तक वो बड़ा पॉसिबल नहीं है। अब जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली में चुनाव था, बजट में दिल्ली के बारे में घोषणा है, अब बिहार के बारे में घोषणा है, लेकिन बिहार की अगर असलियत देखो तो इन्होंने तो बताया अखिलेश जी ने, लेकिन बिहार की अगर असलियत देखो तो इसके पहले 5 साल बिहार नहीं याद आया। आपको पता है कि बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, 60,000 रुपए, बाकी राज्यों के 70,000 है। तो वहां तो इसीलिए जो है ना, आप सुनो तो ना स्पेशल राज्य का दर्जा आप दिला पाए पटेल साहब, कविता पढ़ने से कुछ नहीं होता, स्पेशल राज्य का दर्जा दो ना। नहीं, हमने तो कहा था कि हमने तो कारण बताए, अरे आप तो 10 साल से बैठे हो, आप तो दो ना। अच्छा, आप उसमें इसके बाद जो बेरोजगारी, तो दिस इज नॉट द फिजिकल पॉलिसी, दिस इज अ पॉलिटिकल एक्सपेंडेंसी, दिस इज व्हाट आई वांट टू से। बेरोजगारी की बात आती है तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर बढ़ी है, और ये CMIE की डेटा में कहा गया है। यूथ जो शक्ति होती थी हमारी, आपको पता है कि 60% युवा शक्ति इस देश की थी, उसका सब जगह कहा जाता था कि भारत सबसे यंग देश है, भारत सबसे नौजवान देश है। लेकिन आज वो नौजवान कहाँ है? वो गांव में बैठा हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद वो गया वापस लौट के। आप देख लीजिए, ना पंजाब में कृषि के लिए उपलब्ध है, ना गुजरात में जो सूरत में डायमंड इंडस्ट्री उसके लिए मजदूर हैं, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। मुंबई में हमारी लेबर कास्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उससे सफ़र कर रहा, उससे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट सफ़र करता है अल्टीमेटली। इसलिए जो है, और इस मामले में फिर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया ये आगे निकल जाते हैं। तो हमारी युवा शक्ति को कैसे वापस जो है हम मैन्युफैक्चरिंग या उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ले जाएं, छोटे छोटे कल कारखानों उद्योगों में जाके उनको कैसे हम भेज सकें, ये होना चाहिए। जो युवा शक्ति हमारी बेकार बैठी है उसको हमें निश्चित रूप से कार्य देना चाहिए, काम देना चाहिए, और रियल एस्टेट सेक्टर सब जगह उनको जो है मौका देना चाहिए। अब मनरेगा का एलोकेशन 33% कम कर दिया गया, जबकि गाँव में एक रोजगार का एकमात्र साधन है, वहाँ इसी से लोगों को रोजगार मिलता है और उसी से लोगों का पेट पलता है। लेकिन वो उस समय की मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, उसका 33% एलोकेशन क्यों कम हुआ है? मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कोई ऐसी स्कीम है जो निश्चित रूप से ग्रामीणों को कर्ज से निकालती है, क्योंकि तमाम ग्रामीण कर्ज में डूबे हुए हैं, और उनको उससे मदद पहुँचती है। वेल्थ डिस्पैरिटी, 1% लोगों के पास 40% धन है सर। तो ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ मनी है कुछ लोगों के पास, इसका जितना जब एक केंद्रीकरण हो गया, जितना लोगों में जाएगा तो अच्छा हो, तभी हो सकता है जब सबको आप अवसर मुहैया कराएं और उनको मौका दें, अपॉर्चुनिटीज़ दें। तो ये जो है, जो केंद्रीकरण हो रहा है पूंजी का, वो रुकना चाहिए। ये एक हमारी वित्त मंत्री जी से मांग है। महंगाई के तो रिकॉर्ड आपके कहने की जरूरत ही नहीं कि क्या बुरा हाल है, हर चीज़ महंगी है, पेट्रोल डीजल तो छोड़ दो, इसके अलावा खाने पीने की सारी चीज़ें बेइंतहा महंगी हैं। हर चीज़ जो है उसमें जो कहते हैं रिटेल इन्फ्लेशन जो है 5.7%, जबकि लोगों की जो वेजेज बढ़ी हैं 0.8% से 5% तक बढ़ी है। तो ये जो गैप है दोनों का, इसमें से कैसे लोगों को राहत मिलेगी? क्योंकि अगर महंगाई पे काबू नहीं किया गया, वादा था महंगाई को काबू करेंगे, लेकिन दाल हो, सब्जी हो, तेल हो, जितनी खाने पीने की चीज़ें या दूसरे कपड़ा इत्यादि, हर चीज़ इतनी महंगी होती जा रही है कि उस महंगाई पे काबू नहीं आ पा रहा, जिसके लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हिडन टैक्स, अगर ये कुछ मतलब एक तरह से महंगाई हिडन टैक्स से छुपा हुआ कर है, क्योंकि जितना आप आयकर में छूट देते हैं, दूसरे करों में छूट देते हैं, वो महंगाई के जरिए लोगों को भुगतान करनी पड़ती है, वो इतना बढ़ जाता है तो उसका दाम देना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब मैं फ्लैगशिप स्कीम पे आता हूँ। फ्लैगशिप क्योंकि मैं योजना मंत्री भी था। प्रधानमंत्री आवास योजना, 25% फंड यूटिलाइज्ड ही नहीं हुए, उनका इस्तेमाल ही नहीं हो पाया, और 2022 तक हर एक को छत देने का जो वादा था वो नहीं पूरा हुआ। वादा तो लाल किले की प्राचीर से किया गया था, लेकिन आज तक वो वादा नहीं पूरा हुआ
हम 4 करोड़ कह रहे हैं, 4 करोड़ हो सकता है, लेकिन 140 करोड़ देश में 4 करोड़ से क्या फर्क पड़ने वाला है वहाँ पे। और जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसमें जो सर्वे हुआ एक्सपर्ट्स का, उसमें बताया गया कि 21% रोड जो है संतोषजनक स्थिति में नहीं पाए गए। तो इसका नाम उनके रख रखाव, मेंटेनेंस और बनाने की क्वालिटी, इस पर भी जो है हमें जो है ध्यान देना होगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान जो है, अगर ग्रामीण सड़कें इस तरह से बनी तो उसका बहुत भारी नुकसान हमें होगा। ग्रामीण कौशल योजना 2369 ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए जो है पैसे दिए गए, उनको बनाया गया, लेकिन काम सिर्फ 629 कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जो है फेलियर है, बहुत बड़ी ये स्कीम फ्लॉप हुई है। फसल बीमा योजना में धन घटता चला जा रहा, 29,000 करोड़ पहले दिया जाता था किसानों को, अब 16,000 करोड़ रह गया है। और एजुकेशन का बजट सर, सबसे देश में जरूरी तो शिक्षा है। अगर हमने युवा को नहीं पढ़ाया, आज की जनरेशन को नहीं पढ़ाया, इस पीढ़ी को नहीं पढ़ाया, तो आगे कैसे तरक्की करेंगे, कैसे बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर विदेशों में कैसे नाम करेंगे। और यहाँ पे तो सिर्फ 4% GDP का बजट है जो है एजुकेशन के लिए। तो इस शिक्षा के लिए बजट मतलब मेरे ख्याल से बहुत कम है, मीगर अमाउंट है, इसको बढ़ाना चाहिए। इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो इस तरफ भी जो है वित्त मंत्री जी को ध्यान देना होगा। पब्लिक हेल्थ केयर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कोविड हुआ, कोविड के समय लोगों को समझ में आया कि कितनी बड़ी ज़रूरत है कि हम अपने आप को, हमारे अस्पताल कैसे हो, हमारे यहाँ इक्विपमेंट, हमारी दवाएं, ये सब इतना बढ़िया होना चाहिए कि देश में उस समय कितना भी पैसा व्यक्ति के पास हो, वो बिल्कुल उसके हाथ में कुछ नहीं रह गया था। हर व्यक्ति के हाथ में, लोग एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लाखों देने को तैयार थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। तो उस समय लोगों को समझ में आया कि हमारा जो है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए। लेकिन दुख है कि उस पे जो है बजट में जो 2% से नीचे है प्रावधान। ये तो बहुत होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पब्लिक हेल्थ केयर जो है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए लंबा चौड़ा बजट दिया जाना चाहिए, लेकिन हम कोरोना से सबक नहीं ले पाए और वो भी 2% से नीचे है। R&D का बजट, जो शोध है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट। अगर हम शोध नहीं करेंगे, नई नई चीज़ें नहीं निकालेंगे और पश्चिमी देशों के भरोसे रहेंगे, तो बहुत हमारे ऊपर जो है, हम प्रगति नहीं कर सकते, विकसित भारत नहीं बन सकता अगर हम शोध नहीं करेंगे। R&D पे जो है, रिसर्च पे हमें सबसे ज़्यादा खर्च करना चाहिए। चीन 2.4% खर्च करता है, दक्षिण कोरिया ऐसा देश 4.5% खर्च करता है, लेकिन हम 0.7% खर्च करते हैं, जो कुछ नहीं है, मूंगफली है बिल्कुल। तो इस तरफ भी हमें सरकार को इस तरफ देखना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। एक चीज़ आज सुबह सोनिया जी ने जिक्र उसका किया कि फूड फॉर सिक्योरिटी जो है, जिसके जरिए अनाज दिया जा रहा है लोगों को, गाँव में मुफ्त राशन, वो सब, वो मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, कांग्रेस सरकार की योजना थी, अच्छा है, उसको लागू किया गया। लेकिन वो 2011 की जो हमारा सेंसस था, जनगणना, उसके आधार पे है, तो उससे कम से कम 5 करोड़ लोग अब वंचित हैं। तो वो जो है उन जनगणना को कराई जाए और उन लोगों को मिले तो बहुत अच्छा, जो वंचित लोग हैं। तो वो चीज़ आज सोनिया जी ने सुबह उठाई थी, मैं उसको भी दोबारा इसमें से रखना चाहता हूँ। यहाँ पर बड़े अर्थशास्त्री हैं रुचिर शर्मा, उन्होंने अपनी जो उनकी अभी हाल में पुस्तक आई है, और उन्होंने कहा भी है कि इस देश में उद्यमियों, उद्योगों और व्यापार को जो छूट मिलनी चाहिए, जो फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है। क्योंकि जो है सरकारी एजेंसियों का इतना दबाव है उनके ऊपर कि वो आदमी चाहे GST देने वाला हो, चाहे इनकम टैक्स देने वाला हो, चाहे और कोई उसमें हो, तो वो अपने आप को बड़ा, उसको ये जब बिजनेस व्यापार में आसानी नहीं लग रही। और दोनों तरफ के लोग इस बात को अनुभव करते हैं कि व्यापार में सब डरे रहते हैं। इसीलिए आप देखो, आपके कम से कम 1 लाख उद्यमी व्यापारी तो नागरिकता छोड़ चुका है, और हजारों लोग जाके दुबई और कहाँ बस गए यहाँ से छोड़ के। तो जब एक उद्यमी सोचो जाता है तो लाखों लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि इतने लोगों को रोजगार देता है। अगर वो चला गया तो रोजगार चला जाता, वो विदेशों में जाकर रोजगार ले रहा, वहाँ के लोगों को रोजगार दे, यहाँ वो इतना डरा हुआ है सरकारी एजेंसियों से कि वो यहाँ से भाग जाता है इसके ऊपर। तो ये फ्रीडम जो है ना, बिजनेस की फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ये थोड़ी होनी चाहिए। ये बात रुचिर शर्मा ने अपने सारे उसमें कही है, वर्ल्ड वाइड जो है भारत के लिए। और इन्होंने एयर फेयर का भी जिक्र किया कि सुबह किस तरह से विमानों के किराए वगैरह पे नियंत्रण होना चाहिए। वो मैं भी उसको मानता हूँ कि ये ठीक है, सारे आज कोई सरकारी एयरलाइंस नहीं रही,
सारी एयरलाइंस प्राइवेटाइज्ड हो गई। तो उनके लेकिन कुछ ना कुछ जो है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को ध्यान देना चाहिए कि अनाप शनाप वो किराए न ले और कुछ इस तरह से करें कि ताकि लोगों को उसका लाभ मिल सके। अब एक बहुत बड़ी चीज़ है डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरती स्थिति। आपको पता है कि हम आदरणीय मोदी जी ने कितना मनमोहन सिंह जी का मजाक बनाया था कि प्रधानमंत्री की उम्र पार कर गया रुपए की जो स्थिति है। लेकिन आज क्या है, आज 87-88 रुपये और 90 किसी भी समय पहुंच सकता है। मजाक का विषय नहीं है, लेकिन जिस तरह से रुपए की स्थिति गिर रही है हमारे लिए चिंता का विषय। क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट नीचे जा रहा है, निर्यात, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है लोग निकाल के ले जा रहे हैं। तो हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व वो बिलियंस ऑफ डॉलर में गिर रहा। रुपए को आप रोकने के लिए कोई और गिरावट ना हो, आपको पैसा काफ़ी डालना पड़ता है। वो बिलियन डॉलर हमारे फॉरेक्स रिजर्व से जो विदेशी मुद्रा भंडार उससे कम होता चला जा रहा है। तो हमें जो इस तरफ भी देना पड़ेगा कि रुपया कैसे मजबूत रहे। वो ठीक है कि आप ये करते हैं उससे एक्सपोर्ट को प्रमोशन मिलेगा, लेकिन आज की स्थिति हमारा एक्सपोर्ट तो डाउन जा रहा है, उसको स्थिति नहीं रह गई है। और जीएसटी आप भी जानते हैं, राजस्थान में भी देखते सब जगह कि जो ये था कि ये कर आया था तो लोगों को लगा था कि बहुत बड़ी आज़ादी मिलेगी, इसीलिए 1947 की तरह उसको आपने याद हो कि सेंट्रल हॉल में फंक्शन किया गया कि आज कर मुक्त, कर से आज़ादी मिली, देश आज़ाद हुआ। लेकिन जीएसटी से हर व्यापारी परेशान, हर उद्योगपति परेशान, छोटे छोटे उद्योग वाले परेशान, दुकानदार परेशान। और जीएसटी के लोग इतना मतलब तंग करते हैं, उनको अनाप शनाप जीएसटी लगा देते। उसका वो प्रावधान तो सबसे खराब कि सरकार में आप काम कोई करते हैं, बिल जिस दिन आपने रेज किया, बिल लगाया, उस दिन जीएसटी काट लेते हो, पेमेंट आता साल भर बाद गवर्नमेंट से। तो आदमी को सोचो लोन ले लेके जीएसटी देनी पड़ रही है। इस चीज़ पे भी माननीय वित्त मंत्री जी को ध्यान देना चाहिए कि कैसे, मैं सब सुझाव इसलिए दे रहा हूँ कि वो कैसे जो है इससे राहत दे सके और इस समस्या का समाधान हो सके। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चुनावी चंदे को लेके, आज तक न उस पर चर्चा हुई, ना उस पर कोई बात हो रही। उस मामले में सरकार को व्हाइट पेपर लाना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था उस तरह से सारी बातें तथ्य जनता के सामने रखनी चाहिए, जो हम नहीं रख पा रहे हैं। कुल मिला के अगर हम कहें, और जीएसटी के मामले में माननीय वित्त मंत्री जी यहाँ नहीं है। अब जैसे पॉपकॉर्न को लेके जो वो होता है मक्के का, वो बनता, उनको क्या बोलते हैं, पॉपकॉर्न, और वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हाँ, तो वो उसमें आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि जो नमकीन पॉपकॉर्न है उस पर 50% जीएसटी और जो मीठा पॉपकॉर्न है उस पर 18% जीएसटी। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि पॉपकॉर्न पे 2 जीएसटी कैसे हो सकती। और ये तो आम लोग खाते हैं सब जगह, युवा, आज का युवा, बच्चे, सारे लोग चाहे स्कूल के कॉलेज के सब पॉपकॉर्न खाते हैं, तो उनको कितना इस बात का मजाक उठता है। तो ये देखना चाहिए कि पैरिटी, समानता कैसे लाएं। आप एक ही प्रोडक्ट पे 2 जीएसटी अगर लगाएंगे उतने फ़र्क के साथ, तो उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि यह बजट युवा, किसान, महिलाओं, व्यापारी, बेरोजगारों के लिए नहीं है, बल्कि बैलेट बॉक्स और वोट बैंक के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।